नमस्कार दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजियों की संरचना का अध्ययन किया था। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम वायरसों में गुणन मल्टीप्लिकेशन इन वायरसेज यानी कि मल्टीप्लिकेशन इन बैक्टीरियोफेज का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, साथ ही हम अध्ययन करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज का। तो दोस्तों, पहला टॉपिक आता है इम्पोर्टेंस ऑफ बैक्टीरियोफेज। दोस्तों, बैक्टीरियोफेज जीवाणुभोजियों का पहला महत्व आता है बायोलॉजिकल कंट्रोल में। दोस्तों, अनेक रोगों के रोकथाम की वह विधि जिसमें एक हानिकारक रोगजनक जीव को एक नॉन पैथोजेनिक जीव के द्वारा नष्ट किया जाता है, उसे बायोलॉजिकल कंट्रोल कहा जाता है, जैविक नियंत्रण कहा जाता है। इस जैविक नियंत्रण में दोस्तों एक पैथोजेनिक जीव को एक नॉन पैथोजेनिक जीव के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। इसके उदाहरण है, सेब में शिखर रोग पैदा किया जाता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस के द्वारा। तो दोस्तों, इस एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियंस को, जो कि एक सेब में क्राउन कॉल रोग उत्पन्न करता है, साथ ही दोस्तों सोलेनेसी फैमिली के अंतर्गत स्यूडोमोनास सोलिनोसिरम के द्वारा भी बैक्टीरियल वेल्ट यानी कि जीवाणुविक गिलानी रोग उत्पन्न किया जाता है। इन सभी को बैक्टीरियोफेज के द्वारा सफलतापूर्वक नियंत्रित किया जाता है, सफलतापूर्वक इन्हें कंट्रोल कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस प्रकार की मेथड, इस प्रकार की जो विधि होती है उसे कहते हैं जैविक नियंत्रण। और इस विधि के द्वारा ही दोस्तों बायोलॉजिकल कंट्रोल के द्वारा ही जो है हैजे का ट्रीटमेंट किया जाता है। साथ ही दोस्तों, यदि हम बात करें तो अमेरिका में ब्लू ग्रीन एल्गी नील हरित शैवाल जो पीने का पानी होता है उसे प्रदूषित कर देती है, यानी कि वाटर ब्लूम उत्पन्न हो जाता है। और उसके नियंत्रण में भी जो जलाशय है जहाँ पर नील हरित शैवाल पाई जाती है, उनकी कोशिकाओं में पाए जाने वाले वायरस जिन्हें कि साइनोफेज कहा जाता है, उन्हें डाल दिया जाता है और उन जो शैवाल है उन शैवाल की वृद्धि को कंट्रोल कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है बैक्टीरियोफेज का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि साइनोफेज ऐसे बैक्टीरियोफेज होते हैं जो नील हरित शैवाल को संक्रमित करते हैं। नेक्स्ट आता है दोस्तों मल्टीप्लिकेशन इन वायरसेज जीवाणुभोजियों में गुणन। दोस्तों, जीवाणुभोजियों में जो गुणन की गति होती है वह काफ़ी तीव्र होती है। दोस्तों, गुणन को ही जो है जनन भी कहा जाता है। और गुणन की इस क्रिया के अंतर्गत जो वायरस होते हैं उन वायरसों में वास्तव में जो न्यूक्लिक अम्ल होता है उस न्यूक्लिक अम्ल का रेप्लिकेशन होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल का प्रोडक्शन होता है, उत्पादन होता है। दोस्तों, वायरसों में जो मल्टीप्लिकेशन गुणन की क्रिया होती है उस गुणन की क्रिया की जो जानकारी है वह केवल कुछ बैक्टीरियोफेज तक ही सीमित है। दोस्तों, इस गुणन की क्रिया के अंतर्गत वायरसों में न्यूक्लिक एसिड का रेप्लिकेशन होता है, प्रोडक्शन होता है। जब कोई वायरस किसी बैक्टीरियल सेल के अंदर पहुंच जाता है, बैक्टीरियल कोशिका के अंदर, होस्ट सेल के अंदर पहुंच जाता है, तो वह उस कोशिका की प्रोटीन निर्माण की जो मशीनरी होती है उस पर अपना कंट्रोल कर लेता है और अपने अनुसार प्रोटीन का प्रोडक्शन करता है और न्यूक्लिक एसिड का रेप्लिकेशन करता है। दोस्तों, आपको पता होगा कि जो वायरस होता है उस वायरस के पास में अपनी प्रोटीन निर्माण की कोई मशीनरी उपलब्ध नहीं होती है। दोस्तों, जो बैक्टीरियोफेज होते हैं उन बैक्टीरियोफेज के अंतर्गत जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसमें गुणन चक्र दो प्रकार से होता है, मल्टीप्लिकेशन दो प्रकार से होता है। एक होता है लाइटिक चक्र के द्वारा और दूसरा होता है लाइसोजेनिक चक्र के द्वारा। दोस्तों, ऐसे बैक्टीरियोफेज जो वायरुलेंट होते हैं वो लाइटिक साइकिल के द्वारा मल्टीप्लिकेशन करते हैं
और ऐसे बैक्टीरियोफेज जो टेम्परेट फेज होते हैं वो सभी लाइसोजेनिक चक्र के द्वारा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दोस्तों, टी टाइप के जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो सभी, या हम कह सकते हैं कि टी टाइप के बैक्टीरियोफेज में लाइटिक चक्र के द्वारा मल्टीप्लिकेशन होता है, और लैम्डा फेज टाइप की जो बैक्टीरियोफेज होता है उनमें लाइसोजेनिक चक्र के द्वारा मल्टीप्लिकेशन होता है। दोस्तों, जो वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज होते हैं, कोशिका के संक्रमण से जीवाणु कोशिका की इनमें मृत्यु हो जाती है और नए जो फेज पार्टिकल्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। जबकि जो टेम्परेट, या हम कह सकते हैं लाइसोजेनिक साइकिल होती है जिसमें लैम्डा फेज आते हैं, ये टेम्परेट बैक्टीरियोफेज जो है जीवाणु कोशिका में मल्टीप्लिकेशन, या हम कह सकते हैं जनन या गुणन नहीं करते हैं और ये जीवाणु कोशिका को नहीं मारते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो लाइटिक साइकिल होती है उस लाइटिक साइकिल में जो टी टाइप के बैक्टीरियोफेज होते हैं उनके द्वारा एक होस्ट सेल, बैक्टीरियल सेल की मृत्यु हो जाती है, जबकि लाइसोजेनिक चक्र में जो है बैक्टीरियल सेल यानी कि होस्ट सेल की जो है मृत्यु नहीं होती है। दोस्तों, बैक्टीरियोफेज का जो वृद्धि चक्र होता है, ग्रोथ चक्र होता है, उसके आधार पर जो है इसे दो भागों में विभक्त किया गया है। एक होता है वायरुलेंट और दूसरा होता है टेम्परेट। दोस्तों, जो वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज होते हैं उन वायरुलेंट बैक्टीरियोफेज के संक्रमण से जो होस्ट सेल होती है उसकी मृत्यु हो जाती है और नए फेज जो पार्टिकल्स होते हैं उसकी सेल वॉल के फटने से रिलीज हो जाते हैं, विमुक्त हो जाते हैं। जबकि जो टेम्परेट फेज होते हैं यानी कि जो लैम्डा फेज होते हैं, तो टेम्परेट फेज यानी कि बैक्टीरियोफेज के द्वारा जो है जनन कोशिका जीवाणु जनन कोशिका में ये मल्टीप्लिकेशन नहीं करते हैं, इनमें गुणन नहीं होता है और जो कोशिका होती है, जो होस्ट सेल होती है वो जीवित रहती है, मरती नहीं है। अतः जो प्रथम स्थिति के जो चक्र होते हैं यानी कि जो वायरुलेंट फेज होते हैं वो लाइटिक साइकिल के द्वारा मल्टीप्लिकेशन करते हैं और द्वितीय स्थिति यानी कि जो लैम्डा फेज होते हैं वो लाइसोजेनिक चक्र के द्वारा मल्टीप्लिकेशन करते हैं। दोस्तों, लाइटिक चक्र की खोज सर्वप्रथम इकोलाई में डलबर्ग के द्वारा की गई थी और दोस्तों म्यूटेशन की खोज भी जो है बैक्टीरियोफेज में डलबर्ग के द्वारा ही की गई थी। दोस्तों, लाइटिक साइकिल की यदि हम बात करें तो लाइटिक साइकिल जो है 5 स्टेप में कंप्लीट होती है, जिसमें पहली स्टेप आती है एडसॉर्प्शन एंड अटैचमेंट, अधिशोषण, और दूसरी अवस्था आती है पेनिट्रेशन। तीसरी अवस्था आती है जब कोई बैक्टीरियल सेल होस्ट सेल के ऊपर जब कोई बैक्टीरियोफेज चिपक जाता है और उसकी सेल वॉल में लाइसोजाइम के द्वारा छिद्र कर दिया जाता है, उसके बाद में जो बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे होस्ट सेल के अंदर डाल दिया जाता है। तो उसके बाद में तीसरी स्टेप आती है रेप्लिकेशन ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑफ फेज इन द होस्ट सेल। जब एक बैक्टीरियल सेल के अंदर बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल पहुंच जाता है तो उसके पश्चात उस बैक्टीरियोफेज के जेनेटिक मटेरियल का यानी कि न्यूक्लिक एसिड का रेप्लिकेशन होता है और नई प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट फोर्थ स्टेप आती है असेंबली एंड म्यूटेशन ऑफ न्यूली फॉर्मेड वायरसेज। वायरस के जो अलग अलग पार्ट्स उस होस्ट सेल के अंदर बनते हैं, जिसमें न्यूक्लिक एसिड बनता है, विभिन्न प्रकार की संरचनात्मक प्रोटीन का निर्माण होता है, कैटालाइटिक एंजाइम्स के निर्माण के लिए प्रोटीन का संश्लेषण होता है। तो पूंछ का निर्माण, हेड का निर्माण, यानी कि हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफेज के अलग अलग पार्ट्स का निर्माण वहाँ पर हो जाता है, अलग अलग भागों का वहाँ पर निर्माण हो जाता है। उसके पश्चात जब निर्माण हो जाता है तो ये सभी भाग जो है मिलकर के एक पूर्ण बैक्टीरियोफेज का वायरस का निर्माण करते हैं
उसके बाद में अंतिम फेज आती है इनकी रिलीज ऑफ न्यूली फॉर्मेड वायरसेस फ्रॉम होस्ट सेल। जब होस्ट सेल के भीतर बहुत सारे अनेक न्यूली बैक्टीरियोफेज न्यू वायरसेस का निर्माण हो जाता है तो बैक्टीरियल सेल वॉल जो है फट जाती है और जो नए न्यूली फॉर्मेड जो बैक्टीरियोफेज है वायरस है वो रिलीज हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये इक्लाइटिक साइकिल के दौरान ये 5 अवस्थाएं आती है, जिसमें पहली होती है एडसॉर्प्शन एंड अटैचमेंट, दूसरी पेनिट्रेशन अवस्था आती है, तीसरी रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, और फोर्थ आती है असेंबली एंड म्यूटेशन ऑफ न्यूली फॉर्मेड बैक्टीरियोफेज वायरसेज, और अंतिम आती है रिलीज ऑफ न्यूली फॉर्मेड वायरसेज फ्रॉम होस्ट सेल। तो इस प्रकार इन 5 स्टेप्स के द्वारा कंप्लीट करता है ये लाइटिक चक्र को। दोस्तों अब हम एक एक करके यहाँ पर जो है विस्तार पूर्वक इन 5 अवस्थाओं का अध्ययन करते हैं। इसमें पहला आता है एडसॉर्प्शन अटैचमेंट। दोस्तों जो इकोलाई है, जो होस्ट सेल है, परपोसी सेल है, उसकी सतह पर जो टी फेज है यानी कि बैक्टीरिया फेज है, सबसे पहले वो चिपकता है, और चिपकने की जो अवस्था होती है उसे अधिशोषण या एडसॉर्प्शन कहा जाता है, जो कि एक जटिल प्रक्रिया होती है और इसमें बहुत सारे अनेक प्रकार के जो है रासायनिक और भौतिक, फिजिकल और केमिकल जो है परिवर्तन यहाँ पर चेंजेज होते हैं। और बैक्टीरिया की जो सतह होती है उस पर कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर साइट्स जो है प्रेजेंट होती है, और इस दौरान जो बैक्टीरिया फेज है वो अपनी टेल पिन और टेल फाइबर्स की सहायता से जो है उस बैक्टीरियल सेल की बाहरी सतह से जुड़ जाते हैं। क्योंकि दोस्तों ग्राही स्थल एवं पूंछ के अणुओं के मध्य में जो है एक बंधुता पाई जाती है, क्योंकि दोनों ही अणुओं का जो विन्यास होता है वो एक दूसरे के जो है कॉम्प्लीमेंट्री होता है। इस प्रकार से जो जीवाणु भित्ति है उसकी जीवाणु भित्ति पर जो है टेल फाइबर्स को जो है फिक्स कर दिया जाता है, और तत्पश्चात जो बैक्टीरियोफेज की टेल प्लेट होती है उस टेल प्लेट्स पर जो स्पाइक्स लगे हुए होते हैं उनकी सहायता से जो बैक्टीरियोफेज है वह जीवाणु की सतह पर जुड़ जाते हैं, उसकी जो बाहरी भित्ति है उस पर जुड़ जाते हैं, और इससे जो फेज का जीवाणु भित्ति है उसका जुड़ाव जो है स्थायी हो जाता है। नेक्स्ट आता है सेकंड पेनिट्रेशन, या हम इसे कह सकते हैं जीनोम ट्रांसमिशन फेज। दोस्तों जब एक बैक्टीरियोफेज एक बैक्टीरियल सेल होस्ट सेल के ऊपर बाहर आकर चिपक जाता है तो उस बैक्टीरियोफेज की जो बेसल प्लेट होती है उससे लाइसोजाइम एंजाइम मुक्त होता है, और ये लाइसोजाइम एंजाइम जो है उस होस्ट सेल की जो सेल वॉल होती है उसमें छिद्र कर देता है, और उसके पश्चात जो वायरल डीएनए होता है वह बैक्टीरियल सेल में रिलीज कर दिया जाता है। जीवाणु की जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है उसमें सूक्ष्म छिद्र का जो निर्माण होता है वह फेज की जो बैक्टीरिया फेज है उसकी जो पूंछ है टेल है उसमें उपस्थित लाइसोजाइम एंजाइम की सक्रियता से होता है, और ये लाइसोजाइम जो एंजाइम है यह जो सेल वॉल है उसको डिजोल्व कर देता है, उसे घोल देता है, और जब लचीला या हम कह सकते हैं जो टेल शीथ होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उसके पश्चात टेल कोर को जो है छिद्र के द्वारा बैक्टीरिया के भीतर बलपूर्वक प्रवेश करा दिया जाता है, और अंत में जो है खोखली जो पूंछ क्रोड है उसे भी जो है बैक्टीरिया के सिर में उपस्थित जो हेड में डबल स्टैंडर्ड डीएनए प्रेजेंट होता है, साथ में ही कुछ प्रोटीन का जो अंश है उसे जो है इंजेक्ट कर दिया जाता है उस होस्ट सेल के भीतर, उस बैक्टीरियल सेल के भीतर। जब उसे होस्ट सेल के भीतर इंजेक्ट कर दिया जाता है तो उसके पश्चात जो बैक्टीरियोफेज होता है उसका एक संपूर्ण खोखला जो भाग होता है जो कि डीएनए रहित होता है वह कोशिका भित्ति से बाहर चिपका हुआ रह जाता है, और उसे घोस्ट कहा जाता है, जिसमें कि संक्रमण की इन्फेक्शन की कैपेसिटी नहीं पाई जाती है। दोस्तों तीसरी अवस्था आती है रेप्लिकेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन ऑफ फेज इन द होस्ट सेल बैक्टीरियल सेल। दोस्तों इस अवस्था के दौरान जो वायरल प्रोटीन होती है उसका निर्माण होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और
इस फेज के दौरान जो बैक्टीरियल सेल होती है उसके अंदर जो वायरस दिखाई नहीं देते हैं। और जब वायरल डीएनए जो है जीवाणु सेल के अंदर आ जाते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर जो है एक न्यूक्लियस एंजाइम रिलीज होता है, न्यूक्लियस एंजाइम का निर्माण होता है। और ये न्यूक्लियस एंजाइम जो है बैक्टीरियल सेल के भीतर जो जीनोफोर होता है, या हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियल सेल होस्ट सेल का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसको नष्ट कर देता है। लेकिन जो वायरल डीएनए होता है उस बैक्टीरियोफेज का जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे नष्ट नहीं करता है, क्योंकि वायरल डीएनए में साइटोसिन के स्थान पर जो है हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन नाइट्रोजन क्षारक प्रेजेंट होता है। इसलिए जो वायरल डीएनए होता है वह नष्ट नहीं होता है, और जो बैक्टीरियल डीएनए होता है यानी कि होस्ट सेल का जो डीएनए होता है वह नष्ट हो जाता है। और अब जो वायरल डीएनए होता है वह जीवाणु कोशिका में प्रोटीन निर्माण की जो मशीनरी होती है उस पर अपना कंट्रोल कर लेता है और वायरल प्रोटीन का निर्माण करता है, और साथ ही डीएनए का रेप्लिकेशन भी होता रहता है। नेक्स्ट आती है फोर्थ स्टेप। नवनिर्मित जो वायरस होते हैं उनका संकलन और उसका परिपक्वन यानी कि असेंबली एंड मैच्योरेशन ऑफ न्यूली फॉर्मेड बैक्टीरियोफेज वायरस। दोस्तों इस अवस्था के दौरान, इस फेज के दौरान जो बैक्टीरियल सेल होती है उस बैक्टीरियल सेल में वायरस प्रकट हो जाते हैं, और इस दौरान जो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है उन दोनों के मिलने से जो है एक कंप्लीट वायरस का निर्माण होता है। संकलन की इस क्रिया में अनेक प्रकार की संरचनात्मक प्रोटीन का और अनेक प्रकार की कैटालाइटिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। संरचनात्मक प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से ही, उनके संयोजन से ही हेड, टेल और पूंछ फाइबर्स जो है अलग अलग बनते हैं, और उसके पश्चात सिर में न्यूक्लिक एसिड का समायोजन होता है। तो इस प्रकार से अंत में जो है सिर, पूंछ तथा टेल फाइबर्स ये सभी संयुक्त होकर के जुड़ करके एक कंप्लीट बैक्टीरियोफेज का निर्माण करते हैं। लास्ट स्टेप आती है दोस्तों परपोषी कोशिका से जो नव निर्मित वायरस है उनका विमुक्तन यानी कि रिलीज ऑफ न्यूली फॉर्मेड वायरसेस फ्रॉम होस्ट सेल। दोस्तों इस अवस्था के दौरान यानी कि लाइटिक साइकिल का ये जो लास्ट स्टेप होती है, और इसमें बैक्टीरियोफेज की जो नई संतति होती है उस नई संतति के लाइटिक एंजाइम का यहाँ पर संश्लेषण होता है, और ये लाइटिक एंजाइम जो है जीवाणु की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सेल वॉल होती है, उसे डिजोल्व कर देते हैं, उसे अपघटित कर देते हैं। दोस्तों यहाँ पर जो लाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला होता है होलिन एंजाइम जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और दूसरा होता है लाइसोजाइम एंजाइम जो कि बैक्टीरियल सेल वॉल को लयन करता है, डिजोल्व करता है, उसे विघटित करता है। और इन एंजाइमों की जो क्रियाशीलता है उसी से जो कोशिका भित्ति होती है वो फट जाती है, और जो वायरस के कण होते हैं, फेज पार्टिकल होते हैं, वो विमुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों एक जो बैक्टीरियल कोशिका है उस बैक्टीरियल कोशिका से न्यूली फॉर्मेड जो फेज है, यानी कि हम कह सकते हैं कि न्यूली फॉर्मेड जो वायरस है बैक्टीरियोफेज है उसका विमुक्तन जो है तीव्र गति से नहीं होता है, बल्कि जो है धीरे 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 उनका एक फिलामेंटस रूप में जो है वो रिलीज होते हैं। तो इस प्रकार की जो विधि होती है उसे उत्सारण यानी कि एक्सट्रूशन कहा जाता है। दोस्तों ये एक स्लाइड है, इस स्लाइड के ऊपर T4 बैक्टीरियोफेज की लाइटिक साइकिल को आउटलाइन डायग्राम के माध्यम से रिप्रेजेंट किया गया है। दोस्तों यहाँ ये एक बैक्टीरियोफेज जो है एक होस्ट सेल, एक बैक्टीरिया की सेल के ऊपर, उसकी सेल वॉल के ऊपर आकर के चिपक जाता है, और ये इसकी पहली अवस्था है एडसॉर्प्शन एंड अटैचमेंट, जिसमें बैक्टीरियोफेज बाहर सेल वॉल पर चिपका हुआ है, और ये इसकी बैक्टीरियल सेल होस्ट सेल है। दोस्तों ये इसका सेकंड फेज है जिसमें इंजेक्शन ऑफ, या हम कह सकते हैं कि पेनिट्रेशन ऑफ होस्ट सेल बाय बैक्टीरियोफेज, जिसमें दोस्तों जो फेज डीएनए होता है वो प्रवेश कर दी
हो जाता है बैक्टीरियल सेल के भीतर। तीसरी अवस्था है दोस्तों जिसमें जो बैक्टीरियल सेल का होस्ट सेल का डीएनए होता है वह डिजनरेट होने लग जाता है। फोर्थ अवस्था, ये जो डायग्राम दिखाया गया है दोस्तों, इस अवस्था के दौरान कंपोनेंट ऑफ प्रोटीन कोड यानी कि फेज प्रोटीन का निर्माण होता है होस्ट सेल के अंतर्गत, और जो न्यूक्लिक एसिड होता है उसका भी, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसका भी रेप्लिकेशन होता है। ये अगली स्टेज आती है दोस्तों। इस अगले स्टेज में जो है वायरल डीएनए, फेज पार्टिकल, ये और साथ में हम कह सकते हैं कि अनेक प्रकार के जो संरचनात्मक और अनेक प्रकार की जो एंजाइमेटिक प्रोटीन होती है उसका यहाँ पर निर्माण होता है। इसके अगले स्टेप में दोस्तों ये सभी संरचनात्मक प्रोटीन जिनके द्वारा की न्यूक्लिक एसिड जिनके द्वारा की एक वायरस के हेड और उसके टेल फाइबर्स, इन सब का निर्माण होता है, और ये सब आपस में मिलकर के जो है एक कंप्लीट जो है बैक्टीरियोफेज का वायरस का निर्माण करते हैं। और अंत में इस लाइसोजाइम एंजाइम के द्वारा जो है, या हॉलन एंजाइम के द्वारा, जो सेल वॉल है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिजोल्व हो जाती है, और इस प्रकार से जो असेंबल्ड जो बैक्टीरियोफेज होते हैं वो सेल वॉल के फटने से रिलीज हो जाते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से ये 5 अवस्थाएं होती है एक लाइटिक साइकिल के दौरान, और इन 5 अवस्थाओं के द्वारा जो है मल्टीप्लिकेशन होता है एक बैक्टीरियो फेज का। तो इस प्रकार की जो लाइटिक साइकिल होती है दोस्तों, उस लाइटिक साइकिल में जो बैक्टीरियल सेल होती है वो नष्ट हो जाती है अंत में, जबकि दूसरी साइकिल जो कि लाइसोजेनिक साइकिल होती है, जो कि लैम्डा फेज बैक्टीरियोफेज द्वारा दर्शाई जाती है, या लैम्डा फेज बैक्टीरियोफेज में जो है लाइसोजेनिक चक्र के द्वारा, लाइसोजेनिक साइकिल के द्वारा मल्टीप्लिकेशन पाया जाता है, जिसमें कि बैक्टीरियो फेज के द्वारा जो होस्ट सेल होती है वह नष्ट नहीं की जाती है, नष्ट नहीं होती है। थैंक यू दोस्तों। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे लाइसोजेनिक चक्र के बारे में।